बांग्ला के सुप्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। अभिनय। विमल मित्र जी अपने हिंदी पाठकों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो शुरू करते हैं विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी अभिनय। मैंने कहा, नहीं भाई, तुम लोगों ने गलत बात सुन रखी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी नाटक में अभिनय किया ही नहीं। सभी हताश हो गए। बिलासपुर की रेलवे कॉलोनी के लड़के बड़ी उम्मीद लेकर मेरे पास आए थे। वे चाहते थे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक में मैं भी अभिनय करूं। 3 दिनों तक थिएटर, नाच और गीत संगीत के प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। चंदे के बतौर बेशुमार रुपए इकट्ठे किए गए थे। 700 रुपये तो कोलियरी के मालिकों से ही मिले थे। कलकत्ते से ड्रेसर और मेकअप मैन को भी बुलाया गया था। मैंने फिर कहा, नहीं भाई, तुम लोगों ने सरासर गलत बात सुन रखी है। मैं और अभिनय, बिल्कुल नामुमकिन। किंतु लड़कों के चले जाने के बाद हठात मानो मैं अनजाने ही चौंक उठा। तो क्या वे लड़के अंतर्यामी थे? आखिर उन्हें इस बात का पता कैसे चला? मैंने तो उन लड़कों से झूठ कह डाला था। खिड़की से मैंने देखा कि वे लड़के बुधवारी बाजार की तरफ चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सारे शहर में रास्ते के किनारे बत्तियां जल उठीं। शायद डाउन बॉम्बे मेल आने का वक्त हो गया था। तांगे वाले सवारी लेकर सरपट स्टेशन की तरफ अपने तांगे भगाए जा रहे थे। अपने अंधेरे कमरे में बैठे बैठे मुझे न जाने कैसी घबराहट सी होने लगी। उन लड़कों से मैंने झूठ ही तो कहा था, सरासर झूठ। सच तो यह है कि मैं भी अपने जीवन में एक बार अभिनय कर चुका हूँ। एक छोटा एकांकी नाटक। ऐसा नाटक जिसके लिए मंच की, पर्दे की, ड्रेसर, मेकअप मैन की और रिहर्सल की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी उस दिन मैंने अभिनय किया, बेजोड़ अभिनय। वे लड़के किंतु जा चुके थे और उन्हें फिर दोबारा बुलाया नहीं जा सका। अपने अंधेरे कमरे में बैठे बैठे ही मानो मैंने हठात मल्लिक महाशय को साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा। मल्लिक महाशय ने मानो मुझसे पूछा, दूल्हा तुम्हें कैसा लगा विमल? मैंने कहा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मल्लिक महाशय ने फिर कहा, मैं जानता था कि जयंत जरूर राजी हो जाएगा। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? इस उम्र में ही उसे 400 रुपये माहवार मिल रहे हैं। इसके बाद एक डिपार्टमेंटल परीक्षा देने के बाद ही सीधा अफसर बन जाएगा। लेकिन तुमने अच्छी तरह खाया है तो? पेट भरा तो? मैंने इस बार भी कहा, हाँ मल्लिक दा। मांस कैसा बना था? मैंने कहा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं चलूँगा मल्लिक दा, और देर करने में मुझे शायद ट्रेन नहीं मिलेगी। किसी तरह मल्लिक महाशय से पिंड छुड़ाकर मैं बाहर आया ही था कि सामने मैंने आदिनाथ को खड़ा पाया। आदिनाथ ने पूछा, क्या आप सचमुच खाकर नहीं जाएंगे? मुझे याद है कि मैंने आदिनाथ के दोनों हाथ पकड़कर कहा था, तुम बुरा मत मानना भाई, इस वक्त मुझे खाने के लिए मत कहो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिर गरीब की कुटिया में भात, दाल, सब्जी जो कुछ भी जुटे वही। लेकिन 20 साल पुरानी इस घटना का एक अंश मात्र सुनाकर ही क्या पूरी बात समझाई जा सकती है? 500 मील की दूरी पर अवस्थित बिलासपुर की रेलवे कॉलोनी के इस बी टाइप क्वार्टर में बैठकर भी मानो मैं अंधकार को भेद कर आ रही शंख ध्वनि को सुन पा रहा हूँ। तो क्या 20 साल पहले की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लगना चाहिए? उसके बाद तो न जाने कितने देश, कितनी नदियाँ और कितने पहाड़ चुपचाप लांघ कर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। लेकिन उस दिन की वो मर्मांतक घटना आखिर मैं भूल कैसे गया था? तो फिर शुरू से ही पूरा किस्सा बयान करता हूँ। सचमुच ये घटना 20 साल पुरानी तो होगी ही। मैं एक दिन ट्रेन में बैठकर कृष्णनगर जा रहा था। हठात एक छोटी सी स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुक गई। सुना गया कि ट्रेन आगे और अब नहीं जाएगी। ट्रेन जहाँ की तहाँ खड़ी थी। ट्रेन कल भी जा सकती है, परसों भी जा सकती है, या फिर उसके बाद वाले दिन। इच्छामती नदी में बाढ़ आ गई थी और आगे काफ़ी दूर तक रेल की पटरियां बाढ़ के पानी में डूब गई थीं। जब तक बाढ़ का पानी निकल न जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता था। ट्रेन के यात्री अपना अपना माल असबाब लेकर ट्रेन से उतर पड़े। वो एक छोटी सी स्टेशन थी। ना ही वहाँ का प्लेटफॉर्म बढ़िया था और ना ही था वहाँ कोई वेटिंग रूम। कोई कुली भी तो नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर एक छोटा सा घर था जिसमें स्टेशन मास्टर का दफ्तर था।
कंकड़ों से पटे प्लेटफॉर्म पर आखिर रात कैसे बिताई जा सकती थी? स्टेशन मास्टर टेलीफोन पर बातें करने में ही व्यस्त थे। किसी यात्री के साथ बात करने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, इस समय मरने का भी वक्त नहीं है साहब। 3 अप गाड़ियाँ और 2 डाउन गाड़ियाँ इस सेक्शन में अटकी पड़ी हैं। उसके बाद पास के टिफ़िन कैरियर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, घर से हलवा बनाकर भेजा गया है, लेकिन अब तक मैं उसे खा नहीं सका। ये कहकर स्टेशन मास्टर फिर टेलीफोन पर जोर जोर से चीखने लगे, हेलो हेलो। चारों ओर अंधेरा सा छा गया। शाम हो गई थी। इस जगह रात बितानी पड़ेगी, ये सोचकर ही मैं कांप उठा। आज शनिवार का दिन था। दोपहर के वक्त मैं सियालदह से ट्रेन में बैठा था। अब फिर लौटकर सोमवार को दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा मैं इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। हठात स्टेशन के कोने पर एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में भैरवगंज लिखा हुआ देखते ही मुझे कुछ याद आ गया। भैरवगंज? तो ये भैरवगंज स्टेशन है। इसी भैरवगंज में ही तो मल्लिक महाशय का मकान है। मल्लिक दा ने कितनी बार मुझे भैरवगंज आने का न्योता दिया था, लेकिन यहाँ आना कभी मुमकिन हुआ ही नहीं। उनके गांव का नाम तक मुझे याद है, छुट्टीपुर। इसी छुट्टीपुर से मल्लिक महाशय डेली पैसेंजरी किया करते थे। मल्लिक दा कहा करते थे, तुम्हें तो छुट्टीपुर आने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली विमल। जो भी हो, लेकिन मीनू की शादी के समय मैं तुम्हारी बहानेबाजी कतई नहीं सुनूंगा। मैं जवाब देता, मैं ज़रूर आऊँगा मल्लिक दा, आप देख लीजिएगा कि मीनू की शादी के समय मैं ज़रूर आपके गांव आऊँगा। उसके बाद मल्लिक दा हताश होकर कागज़ पत्तर उलटते हुए कहते, हाँ तुम खूब आओगे शादी में, तुम्हारी फांकीबाजी क्या मैं समझता नहीं? सचमुच कितने ही बेकार के कामों के लिए मैं कितनी ही जगहों में गया हूँ, लेकिन मल्लिक दा के गांव छुट्टीपुर जाना मेरे लिए मुमकिन हुआ ही नहीं। हठात इतने दिनों बाद भैरवगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े मल्लिक दा की वे सारी बातें याद आ गईं। स्टेशन के पीछे बीड़ी पान की एक छोटी सी दुकान थी, वहीं जाकर मैंने पूछताछ की। उसने कहा, छुट्टीपुर? छुट्टीपुर यहाँ से करीब 1 मील की दूरी पर होगा। आप पेपुल बेड़िया का कच्चा रास्ता पकड़कर सीधे चले जाइए। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। एक मिठाई की दुकान में जाकर मैंने भरपेट मिठाई खा ली। उसके बाद लोगों से पूछताछ करता हुआ मैं छुट्टीपुर गांव के लिए रवाना हुआ। सांझ का अंधेरा क्रमशः गहरा होता जा रहा था। दोनों तरफ के खेतों में धान के पौधे लहरा रहे थे। खेतों में पानी लबालब भरा हुआ था। बीचों बीच फिसलन भरा कच्चा रास्ता था। आसमान पर काफ़ी ऊंचाई पर पक्षियों का एक झुंड उड़कर दक्षिण की तरफ बढ़ा जा रहा था। सामने की अमराई से गायों का एक झुंड निकलकर जंगल की तरफ चला गया। आखिरकार जब मैं छुट्टीपुर पहुंचा, उस समय खासा अंधेरा छा चुका था। मैंने एक हलवाई से पूछा, क्या तुम बता सकते हो भाई कि मल्लिक महाशय का घर कौन सा है? उस हलवाई ने बताया, यह है मालोपाड़ा। मल्लिक महाशय रहते हैं पूर्वी पाड़े में। इस बांस वन के किनारे किनारे जाने पर आपको मिलेगा बायोराली तल्ला। उसके दाहिनी तरफ जाने पर ही आप पूर्वी पाड़े में पहुंच पाएंगे। चलते चलते मैं सोच रहा था, न बात न चीत, और मैं आ पहुंचा हूँ मल्लिक दा के छुट्टीपुर गांव में। मल्लिक दा तो सचमुच मुझे देखते ही हैरान रह जाएंगे। एक समय उन्होंने जिद की थी कि मैं एक बार उनके गांव में ज़रूर आऊं। उस समय यहाँ आना मुमकिन नहीं हो पाया। जब मल्लिक महाशय दफ्तर से रिटायर हुए, उनका फेयरवेल किया गया, उस समय भी मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं उनकी लड़की मीनू की शादी में ज़रूर आऊँगा। मल्लिक दा कहा करते, तुम एक दिन पहले ही खबर दे देना, मैं तुम्हारे लिए पोखरे से मछलियाँ पकड़वा कर रखूँगा और मिठू हलवाई से कहकर तुम्हारे लिए कुछ राजभोग भी बनवा लूँगा, और फिर तुम मीनू का गाना भी सुन सकोगे। ताज्जुब की बात है, इसी रास्ते से गुजरकर और डेली पैसेंजरी करते हुए किस तरह मल्लिक दा 32 सालों तक नौकरी करते रहे थे। उन्हें सुबह 7 बजते ही घर से निकल जाना पड़ता था और फिर वे दफ्तर से घर लौटते थे रात के 8 बजे। और इसी बीच उन्हें ईंटें तैयार करानी पड़ती थीं, मकान बनवाना पड़ता था, पोखरा खुदवाना पड़ता था और खेत खलिहान की देखभाल करनी पड़ती थी। मेरे साथ उनकी इतनी घनिष्ठता कैसे हो गई थी पता नहीं। वैसे देखा जाए तो मैं उनके लड़के की उम्र का था। मुझे याद है कि पहले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारे हाथों में ये कैमरा है क्या विमल? क्या तुम फ़ोटो खींच सकते हो? उसके बाद उन्होंने कहा था,
तो भाई हमारी मीनू की भी एक फ़ोटो उतार दो ना, उसे फ़ोटो उतरवाने का बड़ा शौक़ है। एक दिन तो हमारे गांव चलो, जो भी पैसे खर्च होंगे मैं करूँगा। भूधर बाबू कहते, मल्लिक महाशय, आप तो मीनू मीनू की इतनी रट लगा रहे हैं, लेकिन लड़कियों का क्या? लड़कियां तो शादी होते ही पराई हो जाती हैं। उधर से सुधीर बाबू कहने लगते, भाई मेरे दामाद का तो कुछ हाल ना पूछो। लड़की को जितनी भी बार बच्चा होने वाला होगा मेरे घर पर भेज देंगे, और लड़की भी वैसी ही है। यहाँ आती है सो ठीक है, लेकिन आएगी खाली हाथ। मामूली से तनख्वाह है मेरी, किस किस तरफ संभालूं मैं। सनातन बाबू कहते, क्या ये कहावत आपने नहीं सुनी? जम जमाई भागना, तीनों नाही आपना। यानी यमराज, दामाद और भांजे, ये कभी भी अपने नहीं होते। मैं ये साफ साफ समझ पाता था कि मल्लिक दा इन बातों को सुनकर अप्रसन्न ही होते थे। वे धीरे से कहा करते, जयंत क्या वैसा लड़का है भला? लड़का क्या है हीरा, लाखों में एक। मैं पूछता, तो आपकी लड़की की शादी हो गई है क्या? मल्लिक महाशय जवाब देते, सो एक तरह से शादी हुई ही समझो। सीतानाथ बाबू से कहकर मैंने ही तो उसे इच्छापुर में नौकरी दिला दी थी। वहाँ से उसकी बदली हुई है जबलपुर में। अब और एक प्रमोशन मिलते वो सीधा अफसर बन जाएगा। मैं कहता, फिर भी शादी कर डालने में क्या हर्ज है? मल्लिक महाशय कहते, मैं भी तो यही कहता हूँ। उस बार यही बात करने के लिए मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर जबलपुर गया था। खूब बढ़िया शहर है जबलपुर। जयंत को साहबों का बंगला मिला हुआ है, खाना बनाने के लिए नौकर चाकर हैं। मैंने कहा, ये सब हंगामा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? जब मीनू यहाँ चली आएगी तो 4 दिनों में ही घर का चेहरा पलट जाएगा। तुम्हारे संसार में कोई नहीं है, फिर तुम भला किसकी परवाह करोगे? सो जयंत ने क्या जवाब दिया जानते हो? मैं पूछता, क्या? जयंत ने मुझसे कहा कि वो रुपए जमा कर रहा है, शादी में वो मुझे एक पैसा भी नहीं खर्च करने देगा। आपने क्या कहा? मैं भला और क्या कहता? जबलपुर से लौट आया। सो तुम क्या समझते हो कि कुछ भी खर्च किए बिना मैं रह सकता हूँ? मैंने तो यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है। उस दिन मैंने जो ईंटें तैयार करवाई हैं वो तो मेरे दामाद के लिए मकान बनवाने के लिए ही। पूरी तैयारी हो चुकी है विमल। पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और 16 भरी के सोने के जेवर, सभी कुछ तैयार है। बर्तन और कपड़े तक खरीद चुका हूँ। मीनू की माँ जिंदा नहीं है, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं अपने मुंह से भला क्या कहूँ? तुमने दूल्हे तो बहुत से देखे होंगे, पर जयंत की बात कुछ अलग ही है। मीनू की शादी के समय तुम खुद जयंत को देख सकोगे। मैं शादी में तुम्हें जरूर निमंत्रण पत्र भेजूंगा। सुधीर बाबू मुझसे कहते, तुम क्या इस बुढ़े की बातों पर विश्वास करते हो विमल? 5 वर्षों से इनके मुंह से इसी तरह की बातें सुनता आ रहा हूँ। मैंने कितनी ही बार मल्लिक दा से कहा है, एक बढ़िया लड़का मेरी नज़र में है, आप अपनी लड़की की शादी उससे कर दीजिए। आपकी लड़की बहुत सुंदर है, लड़के वाले एक पैसा भी नहीं लेंगे। लेकिन मल्लिक दा ने मुझसे कहा, नहीं भाई, मेरी लड़की के लिए तो लड़का ढूंढा हुआ ही है, वही जयंत। एक दिन मैंने मल्लिक दा से सरासर कह ही दिया, अच्छा मल्लिक दा, भगवान ना करे, लेकिन आखिरकार जयंत यदि शादी करने से इनकार कर दे तो? इतने दिन तो हो गए। लेकिन मल्लिक महाशय को जयंत के ऊपर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो विमल? क्या मैं जयंत को जानता नहीं? मैंने उसे आदमी बनाया है। बचपन ही में उसके माँ बाप गुजर गए थे। मैं अगर उसकी देखभाल नहीं करता तो क्या वो जिंदा रह पाता? स्कूल में फीस देकर पढ़ाना लिखाना और पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी दिलवाना, सभी कुछ मैंने किया है, और फिर उसका धर्म उसके साथ है। आखिर सिर के ऊपर भगवान भी हैं, ये बात तो मानते हो ना? सुधीर बाबू भी सारी बातें सुन रहे थे। बोले, सब कुछ सुन लिया तो विमल? अब बताओ, अब तुम क्या जवाब दोगे? उसके बाद कुछ रुक कर सुधीर बाबू ने कहा, इनकी लड़की लेकिन बड़ी ही रूपवती और गुणवती है, बिल्कुल माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है। मैं तो एक बार मल्लिक दा के घर जाकर उसे देख आया हूँ। जयंत को गाना पसंद है तो उन्होंने मास्टर रखकर लड़की को गाना सिखाया है। जयंत को तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक़ है, सो इन्होंने लड़की को तरह तरह के व्यंजन बनाने की शिक्षा दिलवाई है। एक दिन मैंने मल्लिक दा को बहुत ही तन्मय होकर पत्र लिखते देखा। पास जाने पर वो मुझसे बोले, ये देखो जयंत को मैंने आज फिर चिट्ठी लिखी है। मैंने पूछा, क्या पहले की चिट्ठी का जवाब आया है? वे बोले, जवाब नहीं आया है, इसीलिए तो फिर से चिट्ठी लिख रहा हूँ। आखिर जयंत आपकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देता? सो भाई,
वो हम लोगों की तरह किरानीगिरी की नौकरी तो करता नहीं, उसे अपने काम में बेहद व्यस्त रहना पड़ता है, चिट्ठी लिखने का उसे वक्त ही नहीं मिलता होगा। फिर भी मैं सोचता कि आखिर जयंत मल्लिक दा की किसी भी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देता। इसी तरह एक दिन मल्लिक बाबू के रिटायर होने का दिन भी आ गया। चंदा उगाकर मल्लिक दा का फेयरवेल किया गया। फेयरवेल के समय मल्लिक महाशय की आंखों में आंसू आ गए थे। 32 वर्षों का साथ छूटने पर तकलीफ होना स्वाभाविक था ही। मुझे एक कोने में ले जाकर उन्होंने चुपचाप कहा, मीनू की शादी में किंतु तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया था। मैंने पूछा, शादी की तारीख पक्की हो गई है क्या? बस शादी की तारीख पक्की करना ही बाकी है। वैसे शादी हुई ही समझो। उन लोगों को आसानी से छुट्टी भी कहाँ मिलती। शादी के लिए छुट्टी चाहिए, फिर भी वे लोग छुट्टी देने में खींचतान कर रहे हैं। सो कहा नहीं जा सकता। किसी भी दिन जयंत हाजिर हो सकता है और कह सकता है, इसी क्षण शादी कर दीजिए। मर पच कर किसी तरह एक दिन की छुट्टी मिल पाई है। मैंने कहा, क्या एक दिन में आप सारी तैयारी कर लेंगे? मल्लिक महाशय ने हंसते हुए कहा था, तैयारी तो की हुई है भाई। बेटी की सुहाग शैया का भी बंदोबस्त हो चुका है, बस कच्ची खरीदारी बाकी है। सो मेरा भतीजा आदिनाथ तो है ही, वो सारा इंतज़ाम कर देगा। ये सारी बातें हैं 5 साल पहले की। मल्लिक महाशय के रिटायर करने के बाद 5 साल बीत गए थे। इस बीच मल्लिक महाशय के साथ मेरी मुलाकात हुई ही नहीं। सिर्फ ये सुनने में आया था कि वे अभी तक जीवित हैं, बस यहीं तक। मैं सोच रहा था, इतने दिनों के बाद हठात मुझे देखकर मल्लिक दा ना जाने क्या कहेंगे। लेकिन पूर्वी पाड़े तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। दूर दूर तक घर बने हुए थे और चारों तरफ घने पेड़ खड़े थे। अंधेरा भी बहुत गहरा हो गया था। दूर के किसी मकान से शहनाई की आवाज़ आ रही थी। रह रह कर शंख ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। ऐसा लगा मानो कोई उत्सव चल रहा था। मल्लिक दा के घर के सामने जाकर पुकारते ही एक लड़का बाहर निकल आया। जब मैंने उससे मल्लिक दा के बारे में पूछा तब उसने कहा, मल्लिक महाशय, वे तो बीमार हैं। बीमार यानी? मुझे ऐसा लगा मानो वह लड़का कुछ बताने में हिचकिचा रहा था। उस लड़के ने मुझसे कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, मैं कलकत्ते से आ रहा हूँ। तुम जाकर मल्लिक महाशय से कहो कि कलकत्ते से विमल बाबू आए हैं, BNR ऑफिस से। ऑफिस का नाम सुनकर मानो वो लड़का उद्विग्न सा हो गया। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? आदिनाथ। क्या तुम मल्लिक महाशय के भतीजे हो? आदिनाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपको ये बात किस तरह मालूम हुई? मैंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मल्लिक महाशय के साथ मुझे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। लेकिन आदिनाथ अब भी मानो कुछ दुविधा का अनुभव कर रहा था। उसने कहा, वे तो आंखों से कुछ देख भी नहीं पाते। ये क्या? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, 4 साल हो चुके हैं उनकी आंखों की ज्योति जाती रही। वे चुपचाप अपने कमरे में लेटे रहते हैं। मैंने कहा, जो भी हो, उन्होंने कितनी ही बार मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो उनसे मुलाकात किए बगैर जाऊँगा नहीं। आदिनाथ ने फिर भी मानो कोई उत्साह नहीं दिखाया, किंतु इस बार अंधेरे में भी मैं देख सका था कि आदिनाथ का चेहरा पीला पड़ गया था। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि आदिनाथ की दोनों आंखें आंसुओं से छलछल कर रही थीं। हठात आदिनाथ जैसे सिसक उठा। उसने कहा, आप उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, उनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी है। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ कि आप। हठात आदिनाथ के इस व्यवहार से मैं बहुत ही ताज्जुब में पड़ गया। झींगरों की आवाज़ एवं दूर किसी मकान से आ रही ढोल और शहनाई की आवाज़ को सुनकर मानो मैं उस पल अपने समस्त अतीत से विच्छिन्न हो गया था, कट सा गया था। आदिनाथ ने कहा, चलिए आपको ले चलता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके आप उनसे कुछ भी कहिएगा नहीं। मैं यंत्र चालित सा आदिनाथ के पीछे पीछे चलने लगा। सदर दरवाज़ा पार कर घर के भीतर आने पर भी किसी भी नारी या पुरुष की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। मैं आदिनाथ के पीछे पीछे बढ़ा जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं किसी अनजाने अनंत की तलाश में मृत्युपुरी के अंधकार में गलियारे से होकर गुजर रहा था। मैंने कुछ आगे बढ़कर आदिनाथ से पूछा, घर पर सब कुशल मंगल तो है? आदिनाथ ने हाथ का संकेत करते हुए फुसफुसा कर कहा, चुप रहिए, काका बाबू सब सुन लेंगे। उसके बाद एक कमरे के पास आकर आदिनाथ रुक गया।
आदिनाथ ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, वे जो कुछ भी कहें आप हाँ में जवाब देते जाइएगा। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आदिनाथ ने पहले की तरह ही धीमी आवाज़ में कहा, मैं बाद में आपको सब कुछ बताऊंगा। आज काका बाबू की लड़की की शादी है। मैंने रुद्ध श्वास होकर पूछा, किसकी शादी है? क्या मीनू की? आदिनाथ मेरे प्रश्न के जवाब में कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक इसमें बाधा पड़ी। कमरे के भीतर से मल्लिक महाशय की आवाज़ पड़ी, कौन? वहाँ कौन बातें कर रहा है? आदिनाथ मुझे साथ लेकर कमरे के भीतर चला आया। उसने कहा, मैं हूँ काका बाबू। तुम्हारे साथ और कौन है? तुम किसके साथ बातचीत कर रहे थे? ये मीनू की शादी में शामिल होने के लिए कलकत्ते से आए हैं। आपने इन्हें भी निमंत्रण पत्र भिजवाया था ना? ये बीएनआर ऑफिस में काम करते हैं। साथ ही साथ मल्लिक महाशय उत्तेजित हो उठे। कौन? सुधीर? सनातन? विमल? मैंने आगे बढ़कर कहा, मल्लिक दा, मैं हूँ विमल। मेरा जवाब सुनते ही मल्लिक महाशय खुशी और उत्तेजना के मारे उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, विमल, विमल तुम आए हो और वे लोग नहीं आए? सुधीर, सनातन? आदिनाथ ने स्थिति को संभालते हुए कहा, इन्होंने बताया है कि सुधीर बाबू और सनातन बाबू भी शादी में आना जरूर चाहते थे, लेकिन उन्हें दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल सकी। मैंने कमरे के भीतर चारों तरफ गौर से देखा। मल्लिक महाशय एक खाट पर चित्त होकर लेटे हुए थे। उनके बदन पर चादर ढकी हुई थी। सिरहाने एक टेबल के ऊपर लालटेन जल रही थी। टेबल पर दवाओं की बहुत सी शीशियाँ भी सजी हुई थीं और एक तरफ पानी से भरा हुआ एक गिलास भी रखा हुआ था। मैंने बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए कहा, आपकी आंखें खराब हो गई हैं, ये तो मैं जानता ही नहीं था। मल्लिक महाशय हंस पड़े। बोले, काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब तो राम जी के घर जाने का समय भी आ पहुंचा विमल, लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। मेरी मीनू बिटिया की आखिरकार शादी हो रही है, इसी बात से मेरे सारे दुख मिट गए भैया। उसके बाद कुछ रुककर मल्लिक महाशय ने फिर कहा, तुम जो मीनू की शादी में आए हो विमल, इस बात से मुझे बेहद खुशी है। तुम्हें निमंत्रण पत्र ठीक समय पर मिल गया तो? आदिनाथ ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ, निमंत्रण पत्र मुझे ठीक समय पर मिल गया था। मैंने तो आपसे वायदा किया ही था कि मैं मीनू की शादी में ज़रूर आऊँगा। मल्लिक महाशय ने इस बार कहा, बेटे आदिनाथ, विमल बाबू को पहली पंगत में खिलाने की व्यवस्था कर दो, इन्हें जाकर ट्रेन पकड़नी होगी। न जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, मैं खा चुका हूँ मल्लिक दा। मानो मल्लिक महाशय को भारी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया भाई, कहो तो मांस कैसा बना था और मिठू हलवाई के राजभोग? मैंने कहा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मल्लिक महाशय ने पूछा, आदिनाथ, तुमने खुद अपने हाथों से विमल बाबू को खिलाया है तो? आदिनाथ ने झटपट कहा, हाँ हाँ काका बाबू, मैंने अपने हाथों से खिलाया है। मल्लिक दा ने फिर मुझसे पूछा, दूल्हा कैसा लगा विमल? जयंत को तुमने देखा तो? कहो तो कैसा है मेरा ये दामाद? उस समय तो तुम लोग सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे। तुम लोग कहा करते थे कि जयंत शादी करने से इनकार कर देगा, लेकिन सिर के ऊपर भगवान तो है, ये बात मानते तो हो? तुम लोग आजकल के नौजवान भगवान को मानते नहीं, लेकिन मेरा तो बचपन से ही भगवान पर असीम विश्वास रहा है। उसके बाद कुछ रुककर मल्लिक महाशय ने कहा, जिस मकान में बैठकर तुमने खाना खाया है उसी में शादी की व्यवस्था करनी पड़ी है। वो मकान मैं बेटी जवाई को दे जाऊंगा और ये मकान है हम दोनों का पैतृक मकान। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ही मैं शादी के शोरगुल के बीच नहीं गया। मैंने आदिनाथ से कहा कि मुझे यहीं एकांत में रहने दो, सो आदिनाथ ही शादी का सारा काम संभाल रहा है। मैंने कहा, सो आपने ठीक ही किया। मल्लिक महाशय ने कहा, देखो भाई, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं हमेशा विश्वास किया करता था कि जयंत जरूर इस शादी के लिए राजी होगा। 400 रुपये की तनख्वाह पाता है जयंत, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अब एक डिपार्टमेंटल परीक्षा देने के बाद ही वो सीधा अफसर बन जाएगा। सो जयंत को मैंने कुछ खर्च नहीं करने दिया है। मुझे अपने प्रोविडेंट फंड के 25,000 रुपये मिले थे, ये तो तुम जानते ही होगे। मैंने सारे के सारे रुपये मीनू की शादी में खर्च कर डाले। उसके बाद मल्लिक महाशय ने आदिनाथ को लक्ष्य करके कहा, उधर सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ी तो नहीं? सब तरफ नज़र रखना बेटे, देखो कोई भी खाए बगैर ही न चला जाए। रुपयों की कोई परवाह मत करना बेटा। आदिनाथ ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें काका बाबू,
मैंने सारी व्यवस्था ठीक ठीक कर रखी है। मैं और वहाँ रुक नहीं पा रहा था। मैंने कहा, मल्लिक दा, अब मैं चलूँगा, देर होने पर फिर शायद ट्रेन नहीं मिल सकेगी। मल्लिक महाशय ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। आदिनाथ, विमल बाबू के जाने की व्यवस्था कर दो बेटे। मल्लिक महाशय को उसी एकांत कमरे में छोड़कर मैं बाहर की ओर बढ़ा। अंधेरे में कदम रखता रखता मैं सदर दरवाजे तक आ पहुंचा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी सांस ही रुक जाएगी। मैंने देखा कि लालटेन लेकर आदिनाथ भी मेरे पीछे पीछे चला आया था। आदिनाथ की भी मानो वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैंने आदिनाथ को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तरबतर थीं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सका। आखिर आदिनाथ ने ही चुप्पी तोड़ी। उसने मुझसे कहा, देखिए, आप किसी से कुछ भी कहिएगा नहीं। तब तक मैं रास्ते में चला आया था। घनघोर अंधकार था। चारों ओर बांस की झाड़ियाँ थीं और था जंगल। कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं देख सका। दूर के किसी मकान से ढोल और शहनाई की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में शंख भी बज रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मानो शहनाई से विसर्जन का सुर ही निकल रहा था। हठात मैंने अपना मुंह घुमाया। आदिनाथ भी मेरी तरफ देखता हुआ खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या आप सचमुच खाकर नहीं जाएंगे? मुझे याद है कि मैंने आदिनाथ के दोनों हाथ पकड़कर कहा था, तुम बुरा मत मानना भाई, इस वक्त मुझे खाने के लिए मत कहो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिरकार गरीब की कुटिया में भात दाल सब्जी जो कुछ भी जुटे वही। मुझे याद है कि उस दिन मैं मल्लिक महाशय के घर से बिना खाए ही चला आया था। बारो यारी तल्ला तक आदिनाथ मेरे साथ साथ ही आया था। वो मुझे स्टेशन तक पहुंचा देना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया था। मैंने कहा, आदिनाथ, तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर मल्लिक महाशय की देखभाल करो। आदिनाथ ने कहा, लेकिन काका बाबू को पता चलने पर मुझ पर नाराज़ होंगे। लेकिन तुम उन्हें बताओगे ही क्यों? इस बात का आदिनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अच्छा चलो शादी के मंडप में चलें। मैं खाऊंगा तो नहीं, लेकिन जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो जयंत और मीनू को आशीर्वाद देकर ही जाऊंगा। आदिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मीनू की शादी जयंत के साथ नहीं हो रही है। मैंने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। काका बाबू ने कहा था कि बीएनआर ऑफिस के सुधीर बाबू, सनातन बाबू और विमल बाबू को निमंत्रण पत्र भेज दो। फिर भी मैंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजे। फिर काका बाबू से मैंने झूठी कह दिया कि निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। ये सब सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने पूछा, तो क्या जयंत ने आप लोगों को किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? आदिनाथ ने कहा, नहीं, जयंत ने काका बाबू की एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। क्या वो जबलपुर में ही है? तुम एक बार वहाँ गए क्यों नहीं? मैं वहाँ गया था, लेकिन जयंत से मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों? उसके नौकर ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। दो काले काले कुत्ते मुझे काट खाने के लिए दौड़ पड़े थे। उसके नौकर ने आखिर क्या कहा? नौकर ने कहा कि मेम साहब ने मना किया है। मैंने सुना कि जयंत ने एक मेम साहब से शादी कर ली है, एक लड़का भी हो चुका है, और मज़े की बात यह है कि काका बाबू ने ही जयंत को नौकरी दिलवाई थी ताकि वो उनका दामाद बन सके। उसके बाद? आदिनाथ ने कहा, उसके बाद और क्या होता? काका बाबू तो नासमझ ठहरे। उनका हार्ट भी खराब हो चुका था। उन्हें मैं ये सारी बातें बतला नहीं सका। डॉक्टर बाबू ने मना कर दिया था, किंतु और ज़्यादा दिनों तक ये बात दबा कर रखी भी नहीं जा सकती थी। काका बाबू के प्राणों की रक्षा के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ा। इसके अलावा दूसरा उपाय भी क्या था? मेरी माँ ने मुझे यही युक्ति बतलाई थी। बायोयारी तल्ला के विशाल वटवृक्ष के नीचे निर्बोध सा मैं चुपचाप कुछ क्षणों के लिए खड़ा रहा। आसपास चारों तरफ वटवृक्ष के पके फल टप टप टपक रहे थे। मुझे ऐसा लगा मानो वटवृक्ष के पके फल नहीं टपक रहे थे किसी की आंखों के कीमती आंसू। तो क्या निर्जीव वटवृक्ष भी सब कुछ समझता था? मैंने देखा कि आदिनाथ तब भी रो रहा था। मुझे मल्लिक महाशय की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सिर के ऊपर भगवान तो है, ये बात मानते हो तो? हठात मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ भाई। आदिनाथ लालटेन ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। लालटेन की रोशनी से सामने का पथ आलोकित हो उठा। मैं हठात फिर रुक गया।
जिस लड़की को लेकर इतना कांड हुआ, इतना सजीव अभिनय किया गया, उसकी व्यथा कथा के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। मल्लिक महाशय की ओर ही सबों ने देखा, लेकिन उस बेचारी कन्या की बात तो किसी ने सोची नहीं। ढोल, शहनाई और शंख की मंगल ध्वनि के अंतराल में क्या वो भी एक अन्यतम अभिनेत्री बनी हुई थी? जयंत के लिए गीत संगीत सीखने और तरह तरह के व्यंजन बनाने की कला में पारंगत होने की कष्टमयी साधना की क्या यही परिणति होनी थी? मुझे ऐसा लगा मानो ये वटवृक्ष के पके फल नहीं टपक रहे थे उस कन्या के आंखों के अश्रु बिंदु ही। सिर्फ जयंत ने ही उसे नहीं ठुकराया था, बल्कि सारी दुनिया ने मानो उसे ठुकरा दिया था। आदिनाथ अब तक लालटेन ऊपर उठाए वहीं खड़ा था। मैंने आदिनाथ के पास जाकर कहा, और आदिनाथ ने मेरी दुविधा को तोड़ते हुए कहा, कहिए ना, क्या कुछ कहना चाहते हैं? और मल्लिक महाशय की कन्या, क्या वो सब कुछ जानती है? आदिनाथ ने कहा, आप मीनू की बात कर रहे हैं? वो भी इस शादी से सहमत है। वो तो काका बाबू की तरह अनाड़ी और नासमझ नहीं। और फिर ये लड़का भी बुरा नहीं है। 150 बीघे की धान की खेती है उसकी। 1 बीघा ज़मीन पर उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। खाने पहनने का कोई अभाव नहीं होगा मीनू को। हाँ, लड़का दूजवर है। पहली स्त्री एक लड़की छोड़ गई है, सो इतने कांड के बाद मीनू के लिए एक लड़का जुट गया है। उसकी शादी हो पा रही है। यही क्या मीनू के लिए कम सौभाग्य है? आप ही कहिए। मैंने तो अपने क्वार्टर पर आए लड़कों से कह दिया था कि मैंने जीवन में कभी भी अभिनय नहीं किया, लेकिन मल्लिक महाशय के सामने जो कुछ मैंने किया वो अभिनय नहीं था तो क्या था? मैंने बिल्कुल सफ़ेद झूठ कहा था, और आदिनाथ एवं उसकी माँ ने भी। ये अभिनय नहीं था तो और क्या था? और मीनू दुल्हन के वेश में सजी धजी, वो भी तो अभिनय ही कर रही थी, संभवतः अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी अभिनय।